डियर स्टूडेंट, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की इस किताब के चैप्टर नंबर जो स्थायी बंदोबस्त पढ़ाया गया था उसी कड़ी में आज हम आपको रैयतवाड़ी पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताया था, जो सीधे जमींदारों के साथ अनुबंध किया गया था। उसमें भूमि का स्वामी भी जमींदारों को माना गया था और वही भूमि को बेच भी सकता था, रहन भी रख सकता था, दान में भी दे सकता था। और उसमें राज्य भूमि कर देने के लिए भी केवल जमींदार ही उत्तरदायी था और 89-11% का रेशो उसमें रखा गया था। तो अगली कड़ी में हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी, रैयत शब्द, रैयत मतलब किसान, वाड़ी मतलब प्रबंधन। तो रैयतवाड़ी का मतलब क्या हो गया? जो किसानों के साथ प्रबंधन किया गया था, है ना, उसे रैयतवाड़ी पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार यानी कि किसान, बट वो पंजीकृत होना चाहिए, उसको ही भूमि का स्वामी प्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाता था और वह ही राज्य सरकार को भी भूमि कर देने के लिए बाध्य था। और इस समय रैयत अपनी भूमि गिरवी भी रख सकता था, बेच भी सकता था। तो पूरी तरह से मालिक वाला हक किसानों को यहां पर मिल जाता है। और ये व्यवस्था भूमि पर लागू की गई थी कि जो भी पंजीकृत किसान थे और जिसके पास जो भूमि थी, तो भूमि पर लागू की गई थी, न कि भूमि पर होने वाली उपज पर। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो पंजीकृत किसान थे उनकी भूमि पर लागू किया गया था, न कि जो उपज होती थी उस क्षेत्र विशेष में उस पर लागू नहीं किया गया था। और इसमें भी सूर्यास्त कानून, जैसा हमने बताया था स्थायी बंदोबस्त में, उसी प्रकार से इसमें भी वो लागू है। तो ये एक मोटा मोटा सा आपको बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था कि रैयत का मतलब किसान और वाड़ी का मतलब प्रबंधन, यानी कि रैयतों के साथ जो प्रबंधन किया गया है वही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कहाँ की गई है। मुख्य रूप से मद्रास, बंबई, असम, ये कुछ क्षेत्र थे जहां पर इसको लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के अनुसार बताया गया है कि प्रत्येक जमीन धारक को भूमि का स्वामी कर देने और उसके साथ ही लगान की शर्तें भी तय कर दी गई थी। ऐसा करने का कारण यह था कि इन जगहों में जमींदारों का अभाव था और कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो ने वास्तविक किसानों से ही बंदोबस्त करने का यह सुझाव दिया है। उन लोगों ने भूमि उपज से होने वाली आय का लगभग आधा भाग लगान के रूप में स्वीकार किया और उनका एक तर्क भी था कि स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि लगान का कुछ भाग जमींदार स्वयं ही रख लेते थे। इसके अतिरिक्त स्थायी बंदोबस्त में ली जाने वाली लगान की राशि भी तय कर दी जाती थी, अतः अधिक उत्पादन होने पर भी सरकार को उससे कोई लाभ नहीं होता था। इससे जमींदार भी लाभान्वित होते थे और इसी कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की राशि स्थायी तौर पर निश्चित नहीं की गई। 20 से 30 वर्षों के पश्चात इसमें परिवर्तन किए जा सकते थे और सरकार को भी ये स्वतंत्रता थी कि वे लगान की राशि में वृद्धि करें। किसानों को ये छूट थी कि या तो वे सरकारों को लगान देकर जमीन पर अपना स्वामित्व बनाए रखे, या लगान न दे पाने की स्थिति में या स्वेच्छा से जमीन पर से अपना स्वामित्व हटा ले। लगान चुकाने के लिए वह अपनी जमीन दूसरे किसानों को खेती के लिए दे सकता था, उसे गिरवी रख सकता था, बेच भी सकता था। और ये व्यवस्था 1812 ईस्वी में लागू
कर दी जाती है। मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम भूमि व्यवस्था 12 महल जिला प्राप्त करने के पश्चात 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से खेत की अनुमानित आय का लगभग आधा भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया। भूमि कर क्योंकि धन के रूप में देना पड़ता था तथा इसका वास्तविक उपज अथवा मंडी में प्रचलित भाव में कोई संबंध नहीं था, इसलिए कृषकों पर अत्यधिक इसका बोझ भी कहीं न कहीं पड़ता है। यहां पर हम मानते हैं कि 1855 ईस्वी में कुल उपज का 30% के आधार पर विस्तृत सर्वेक्षण तथा भूमि व्यवस्था की योजना लागू की गई और वास्तविक कार्य 1861 में प्रारंभ हुआ। एल्फिंस्टन तथा चैपलिन की रिपोर्ट मुंबई से संबंधित दी जाती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जब मुंबई में लागू की जाती है कि 1819 में पेशवा से विजय हुए प्रदेश पर एक सविस्तार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है एल्फिंस्टन द्वारा कि उन्होंने मराठा प्रशासन की दो मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाया था कि ग्राम सभाओं का स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में अस्तित्व और मिरास भूमि पद्धति का अस्तित्व, यानी मिरासदार जिसको हम बोलते हैं वंशानुगत भूमिदार भी बोलते हैं, कृषक होते थे जो स्वयं अपनी भूमि जोतते थे तथा राज्य सरकार को निश्चित भूमि कर देते थे। तो यहीं पर 1821 और 22 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और उसमें भूमि कर की पुरानी पद्धति का वर्णन भी किया जाता है और कुछ मूल्यवान सुझाव भी दिए जाते हैं। इस व्यवस्था के परिणाम क्या हो सकते हैं वो हम देख सकते हैं कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में जहां ये व्यवस्था लागू की गई थी, इस प्रथा के बहुत बुरे परिणाम सामने आए। मद्रास में इससे किसानों को बहुत अत्यधिक कष्ट हुआ। लगान की राशि इतनी अधिक रखी गई थी कि उसे चुकाने के लिए कृषकों को साहूकारों से कर्ज तक लेना पड़ा, जिससे उनकी जमीन बिक गई तथा गिरवी रखनी पड़ी। अतः धीरे धीरे जमीन पर से अपना अधिकार ही वो खो बैठे। किसान ये भी नहीं जानते थे कि लगान की राशि बढ़ा दी जाएगी, अतः उनके सामने हमेशा ही भय, आशंका एवं अनिश्चितता का वातावरण बना रहता था। इसका प्रभाव कृषि के उत्पादन पर भी पड़ा और सबसे अधिक दुखद बात तो ये रही कि लगान वसूल करने वाले अधिकारी लगान वसूल करने के लिए क्रूर और अमानवीय उपाय भी काम में लेते थे, जैसे अपराधी व्यक्ति को भूखा ही मार देना, कुबड़े बनाकर बांधना। ऐसे अमानुषिक अत्याचारों की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई पड़ी थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस व्यवस्था से सरकारी राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सरकार के हाथों में अधिकार हमेशा सुरक्षित रहा कि वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लगान की दर में वृद्धि कर सके। और इस व्यवस्था से एक लाभ भी यह हुआ कि जमींदारों के एक वर्ग का विकास नहीं हो सका। दूसरा लाभ यह हुआ कि जमीन से संबंधित अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार हो गया और अब जमीन व्यक्तिगत संपत्ति बन गई थी और इसके चलते गांव का सामुदायिक बंधन काफी ढीला पड़ गया और जमीन हस्तांतरित वस्तु हो गई, जिसके कारण सामाजिक गतिशीलता कहीं न कहीं बढ़ती है। यहां पर ये देखते हैं कि जो किसान थे उसको भूमि का तो मालिक बना दिया जाता है, लेकिन उनको जो भू राजस्व देना पड़ता था वो भूमि के ऊपर ही देना पड़ता था, न कि भूमि के ऊपर जो उपज होती थी उस पर। तो अब चाहे अकाल पड़े, चाहे सूखा पड़े, चाहे कुछ भी हो, उनको जो भूमि मिली हुई थी उसका ही जो प्रतिशत 50% था वो लगान के रूप में देना पड़ता था। तो कभी अकाल पड़ते थे तो किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती थी और दयनीय क्योंकि लगान तो उनको चुका नहीं था, इसलिए बड़े बड़े स्तर पे वो लोग कर्ज लेते थे और महाजनों के कर्जदार वो लोग बन जाते हैं और जिसकी स्थिति बाद में बहुत भयावह देखने को मिलती है कि किसान कैसे गरीब से गरीब होते चले गए और कर्ज में
डूबते हुए चले गए। रेतवाड़ी व्यवस्था एक साम्राज्यवादी अवधारणा थी, उसी का एक अंग था रेतवाड़ी व्यवस्था। इसका वाणिज्यिक प्रभाव भी कहीं न कहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जमींदारों को भी काफी फायदा होता है और वो लोग कहीं न कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और कंपनियां लगाना शुरू करते हैं। तो वाणिज्यिक प्रभाव भी इसमें पड़ता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर की पद्धतियां, इसमें विशेषकर अत्यधिक कर तथा नवीन प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रणाली का परिणाम भी ये हुआ कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था है वो काफी अस्त व्यस्त हो जाती है। अब ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य भूमि व्यवस्था तथा न्यायिक कार्य समाप्त हो चुके थे तथा पाटिल अब केवल सरकार की ओर से भूमि कर संग्रह करता ही रह गया था। तो इस प्रकार ग्रामों की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था काफी छिन्न भिन्न हो गई थी। भारतीय कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो चुके थे तथा ग्रामों में भूमि का महत्व काफी बढ़ चुका था। तो इस नई भू व्यवस्था से भूमि तथा कृषि दोनों ही चलनशील हो गए, यानी कि मोबाइल हो गए, जिसके फलस्वरूप गांव में साहूकार तथा अन्य जगह भूमिपति उत्पन्न हो जाते हैं। और यही स्थिति में आगे देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के जो राष्ट्रवादी विचारक यही कहते हैं बार बार कि सरकार की भू राजस्व की मांग रेतवाड़ी तथा जमींदारी व्यवस्था दोनों में अत्यधिक है। क्योंकि भू राजस्व समय पर न देने की अवस्था में सरकार जमींदारों तथा रेतवाड़ों की भूमि जब्त भी कर लेती थी, क्योंकि सूर्यास्त कानून लागू था जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है, और उसे इसे पुनः नगरवासी व्यापारियों तथा सट्टेबाजों को बेच दी जाती थी। ये नए लोग जो प्राय खेतिहर नहीं होते थे, केवल अधिक किराए की ही चिंता करते थे और स्वयं भी प्राय किराए सट्टेबाजों को ही भूमि किराया संग्रह करने का कार्यभार भी सौंप दिया जाता था। समाज में हम देखते हैं कि जमींदार तथा साहूकार, जिनकी ग्राम निवासियों को अत्यधिक आवश्यकता होने लगी थी, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। और अब ग्रामीण श्रमिक वर्ग, जिसमें छोटे छोटे किसान थे, भूमिहीन किसान थे, उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। और अब सहकारिता के स्थान पर, यानी कि मेलजोल की भावना के स्थान पर आपसी प्रतिद्वंदिता तथा व्यक्तिवाद को बढ़ावा कहीं न कहीं इन भू राजस्व व्यवस्था के बाद मिलता है। और अब चूंकि बताया है कि वाणिज्यिकवाद का भी विकास होता है, तो पूंजीवाद के तत्व भी उत्पन्न होने शुरू हो गए। अब उत्पादन के नए साधन, जिनमें धन की आवश्यकता होती थी, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृषि का वाणिज्यिकरण, संचार व्यवस्था में सुधार, विश्व की मंडियों के साथ संपर्क, इन सभी तत्वों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तथा भारतीय कृषि को भी एक नया रूप यहां देखने को मिलता है। तो ये एक मिला जुला सा एक रेतवाड़ी व्यवस्था का परिणाम आपको बताया गया है। एक मोटे तौर पर जो आपको याद करनी है चीजें मैं बता देता हूं कि यहाँ रेतवाड़ी, रेत शब्द किसान के बारे में आया है और वाड़ी शब्द प्रबंधन के बारे में आया है। तो प्रत्यक्ष तौर पर जो सीधे किसानों के साथ प्रबंधन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको ही हम रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पर किसानों को मालिकाना हक दिया जाता है। यहाँ भू राजस्व की दर 1/3 रखी जाती है। और यहाँ पर देखते हैं उसके मुख्य कर्ता धर्ता में मुनरो और कैप्टन रीड का नाम आता है। बम्बई, मद्रास, असम, इन सभी जगह पर इसको लागू किया जाता है। बाद में किसानों की स्थिति इसमें अच्छी नहीं रहती है। परिणाम यही होता है कि उनको अधिशेष, यानी कि शेष कुछ बचता नहीं है, और जब बचेगा नहीं तो वो
साहूकारों के कहीं ना कहीं कर्जदार हो जाएंगे, और इसका भयानक प्रभाव बाद में किसानों पर पड़ता है। और दूसरी चीज बताई थी कि यहाँ की वाणिज्यिकवाद का भी विकास होता है। और अंत में हम बता सकते हैं कि रेतवाड़ी व्यवस्था एक साम्राज्यवादी अवधारणा थी। तो ये था आज हमारा आपका